आपका स्वागत है वारसिया एजुकेशन हब में। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ना है गतिमान आवेश और चुंबक तत्व। तो हम लोग यहाँ पे ये समझने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना है चुंबक के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसमें दिया हुआ आवेश के बारे में, आवेश हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई वस्तु, हम लोग पता है किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन होता है, जब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तब इस पर आवेश आता है, या कोई इस वस्तु से बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तब इस पर आवेशित हो जाता है। तो कोई वस्तु आवेशित होने का दो ही कारण होता है, या तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब इस आवेश के कारण क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके, जब एक कोई आवेशित वस्तु होता है, अगर वो धनात्मक आवेश होता है तो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जब कोई आवेश गति करता है तो इससे क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है उसको समझते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग के पास अगर दो चुंबक रहता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब दो हम लोग के पास चुंबक रहता है, जब दोनों चुंबक को हम लोग क्या करते हैं, जब एक दूसरे के पास लाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण होता है, या कभी कभी रिपल्शन होता है, मतलब वो विपरीत जाता है एक दूसरे के। तो ऐसा क्यों होता है, तो चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है। तो अगर कोई दो चुंबक के साउथ और साउथ एक साथ रहता है तो ये एक दूसरे से क्या होता है, दूर भागता है। लेकिन जब ये एक जगह साउथ रहेगा, इधर नॉर्थ कर दे, इधर साउथ कर दे पलट के, तो जब ये साउथ और नॉर्थ रहेगा तो ये एक दूसरे के क्या होगा, पास आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को देखना पड़ता है। तो ये इसके बीच में जो हम लोग को दिखता है कि ये पास आ रही है या दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो इसके बीच में क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, तो पास आता है या दूर जाता है। तो वैसे ही कोई भी अगर गतिमान आवेश होगा, कोई भी अगर आवेश गति करेगा, तो आवेश गति करने की वजह से क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। अब इसका पता कैसे चला, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। इसका पता किस साइंटिस्ट द्वारा किया गया था। असल में ये एक्सपेरिमेंट करते करते ऐसे ही हो गया था, इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा था, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन इसके बारे में पता चल गया था। तो हुआ क्या था कि हम लोगों ने यहाँ पर पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि हुआ था कि इस प्रकार से एक बैटरी का यूज कर रहे थे, कौन, ऑरेस्टेड जब एक बैटरी का उपयोग कर रहे थे तो उस टाइम देखने को मिला बैटरी से एक बल्ब को जोड़ दिए थे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये एक बैटरी लिए, बैटरी मतलब सेल, इसको एक लाइट जला रहे थे, और इसके आसपास में एक क्या था, एक हम लोग का बोल सकते हैं कि कंपास था। कंपास जो बताता है, हम लोग को दिशा बताने में मदद करता है, उस टाइप का इस कंपास था। तो जैसे ही इस बैटरी को कनेक्ट करके जब यहाँ से धारा बहना शुरू हुआ तो ये कंपास का सुई जो होता है उसमें विक्षेप देखने को मिला। अब यहाँ पर सोच में ये पड़ गए कि अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करा रहे हैं इस तार के अंदर, तो फिर इसमें विक्षेप क्यों दिख रहा है, तो इसमें विक्षेप दिखने का कारण क्या है। तो अब यहाँ पर सोचने वाला बात हो गया। अब एक चीज़ समझना होगा हम लोग को कि कोई भी ये कंपास जब हम लोग लेकर चलते हैं तो दिशा में अपने आप कैसे मुड़ जाता है। मुड़ने का कारण होता है, देखो कभी भी कंपास एक दिशा से दूसरे दिशा में तभी मुड़ेगा जब दूसरे चुंबक का इस पर प्रभाव होगा तब, और कोई दूसरा चुंबक का प्रभाव होगा तो ये अपने आप नहीं मुड़ेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जो एक पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी के अंदर एक चुंबक पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर एक चुंबक पाया जाता है। तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक होता है, मान लो कि अगर हम लोग पृथ्वी का बात करते हैं तो इस तरफ हम लोग लिख सकते हैं, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है साउथ, इधर होता है नॉर्थ। अब जो पृथ्वी के अंदर चुंबक पाया जाता है कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। तो ये पृथ्वी का अंदर का चुंबक हो गया जो इस प्रकार से पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कारण क्या रहता है, जो पृथ्वी पर जिधर नॉर्थ रहता है चुंबक, पृथ्वी के अंदर जो होता है उधर साउथ पाया जाता है, और जिधर साउथ रहता है वो चुंबक में नॉर्थ पाया जाता है। तो पृथ्वी के अंदर कुछ इस प्रकार का चुंबक का बनावट होता है। जब हम लोग ये कंपास को यहाँ पे लाते हैं, इस कंपास को जैसे यहाँ पे लाएंगे इसके समांतर,
तो कंपास जो होगा तो कंपास का सुई ऑटोमेटिक इस दिशा में इस तरह से मुड़ जाएगा और कंपास को हम लोगों को इधर क्या होगा, नॉर्थ दिखाएगा, इधर साउथ दिखाएगा। इसलिए कभी हम लोग पढ़े जब साउथ और नॉर्थ रहता है तो वो क्या चाहता है, एक दूसरे के पास रहना चाहता है, और जो नॉर्थ और साउथ होता है वो एक दूसरे के पास रहना चाहता है। तो इसलिए हमेशा ये जो कंपास दिखाएगा नॉर्थ इधर दिखाएगा, साउथ इधर दिखाएगा। जैसे यहाँ से कुछ मुड़ेंगे इधर उधर, इस चुंबक के कारण ये अपने दिशा भी क्या होता है, मुड़ जाता है। अभी ये सब डिटेल में हम लोग को दूसरे आगे चैप्टर में पढ़ना है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर इतना समझना है कि ये सुई में जो विक्षेप देखने को मिला, क्यों देखने को मिला, तो इससे ये पता चला कि जरूर इसके आसपास जब धारा प्रवाहित करा रहा है इसमें, इसके आसपास क्या हो जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, जिसकी वजह से कंपास के सुई में हम लोग को विक्षेप देखने को मिल रहा है। तो ये ऑयस्टेड के प्रयोग द्वारा ये बताया गया था। अब आते हैं आगे, इसमें और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑयस्टेड का प्रयोग सबसे पहले हम लोग पढ़ ले, चुंबकीय सुई तार के अभिलंबता तल के तार के स्थिति के केंद्र वृत्त के स्पष्ट रेखा के समांतर संरेखीय होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई तार है, मान लो अगर यहाँ पर गोलाकार तार है और यहाँ से ये इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे अगर ये चुंबक यहाँ पे रखते हैं, कंपास रखते हैं, तो कंपास का सुई इसके समांतर दिशा में होगा। समांतर दिशा का कहना मतलब कि स्पष्ट रेखा इस पर ड्रॉ करेंगे, जिस बिंदु पर भी चाहते हैं स्पष्ट रेखा ड्रॉ करेंगे तो उसको समांतर दिशा में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि तार धारा की दिशा के विपरीत कर दी जाए तो चुंबकीय सुई भी घूमकर विपरीत दिशा में संरेखित हो जाती है। तो वही है कि अगर धारा की दिशा के मोड़ दिया जाए इस प्रकार से, तो ये चुंबकीय जो सुई है ये भी क्या होगा, पूरी तरह से ऐसे रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री से, घूम जाएगा। तो ये भी सुई का, इसका भी सुई क्या हो जाता है, घूम जाता है विपरीत दिशा में। तार धारा का परिणाम बढ़ाने पर सुई को तार के निकट लाने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप बढ़ जाता है। तो देखो अगर कोई धारा में, मान लो कि यहाँ से ये तार का अंदर से धारा जा रहा है, अभी जब ये धारा प्रवाहित हो रहा है तो अगर ये धारा के मान बढ़ाएंगे, मतलब जो ये आई होता है, आई मतलब धारा का मान बढ़ाएंगे तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। या इसके पास कोई कंपास रखते हैं तो कंपास का सुई भी क्या होगा, उसमें विक्षेप ज़्यादा देखना शुरू हो जाता है। तार के चारों ओर यदि लौह चूर्ण छिड़कते हैं तो कण तार के चारों संकेंद्रित वृत्ति में व्यवस्थित हो जाती है। तो ये देखने को मिलता है जब तार के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, लोहे के छोटा छोटा टुकड़े को फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ इसके गोलाकार स्थान में घिर जाता है, मतलब इस प्रकार से अपने आप को गोलाकार बना लेता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर यहाँ पर मान लो कोई धारा जा रहा है, या डॉट का मतलब ये है कि कोई धारा किधर जा रहा है, डॉट का मतलब है कि धारा बाहर की तरफ आ रहा है, और क्रॉस का मतलब होता है कि धारा अंदर की तरफ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे तार को इस प्रकार से नहीं दिखा सकते, अगर 3D में दिखाना है तो तार कोई है तो तार को दिखाने के लिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर ये धारा बाहर की दिशा में आएगा तो डॉट से दिखाएंगे, और इसको धारा अगर अंदर की दिशा में जाएगा तो क्रॉस से दिखाएंगे। जब ये धारा यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, हम लोग की ओर, बाहर की ओर, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ से यहाँ पर छोटे छोटे लौह चूर्ण छिड़क देंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर वो बना लेता है, ऐसा देखने को मिलता है। वैसे सेम यहाँ पर दिखाया गया, जब धारा अंदर की, यहाँ पे क्या है, बाहर की ओर आ रहा है धारा, तो जब धारा बाहर की ओर आता है तब कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और जैसे इसका धारा अगर उल्टा कर देते हैं, अंदर की तरफ कर देते हैं, तो चुंबकीय सुई का भी दिशा यहाँ पर देख सकते हैं मुड़ गया है। यहाँ पर देखो ये व्हाइट पार्ट दिखाया है, इधर ग्रीन पार्ट दिखाया है, लेकिन यहाँ पर देखो ये मुड़ा हुआ है, ये इधर से ये व्हाइट पार्ट है, इधर ग्रीन पार्ट है। तो ये क्या हो जाता है, ये भी अपना विक्षेप कर लेता है, मतलब 180 डिग्री से भी रोटेट कर लेता है जब धारा की दिशा बदलते हैं तब। जब धारा कागज के तल से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, यहाँ पर क वाला पॉइंट दिया हुआ है कि धारा क्या है, तल से बाहर की ओर प्रवाहित हो रहा है। जब धारा कागज के तल के अंदर की ओर प्रवाहित होता है तो यहाँ पर ख का दिखाया है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ जा रहा है तल पे। ये पूरा हम लोग का क्या है, तल है, ये पूरा हम लोग का तल है, और तल के अंदर की तरफ जा रहा है।
यहाँ पर लॉग चूड़ने का कणों का तारों का विन्यास दिखाया कि अगर हम लोग छोटे छोटे कणों को भेजेंगे तो छीट देंगे आसपास, तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना लेता है। इस प्रकार से ऑरेस्टेड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि गतिमान आवेश जो होता है या धारा, गतिमान आवेश बोले या धारा बोले, इसलिए धारा बहता है जब आवेश गति करता है तभी। तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि ये डॉट का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है। इसको यहाँ से लिख भी सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ गए कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है कि किस प्रकार चालकों के धारा में प्रवाह या आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चालक का धारा, चालकों में जब धारा बहता है या आवेश बहता है तब हम लोग क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का 3 स्वर होता है, या तो कोई गतिमान आवेश हो, कोई आवेश गति कर रहा हो, या विद्युत धारा बह रहा है उस टाइम में हो सकता है, या समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। समय के साथ क्या हो, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो। विद्युत क्षेत्र हम लोग बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर KQ/R²। तो अगर समय के साथ ये विद्युत क्षेत्र बदलता है तब भी क्या होगा, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होता है और इसको हम लोग किस नाम से दिखाते हैं, किस संख्या से दिखाते हैं, तो B से इसको दिखाते हैं। और इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका SI मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। तो 1 टेस्ला बराबर, इसका दो SI मात्रक याद रख सकते हो, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या गॉस भी बोलते हैं, 10⁴ गॉस। इसका बीमा होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखना जरूरी है। mL⁴ T⁻², A⁻1। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र का प्रकार। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे 4 प्रकार को देखने को मिलेगा। पहला है समान चुंबकीय क्षेत्र, फिर असमान चुंबकीय क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र कि जिनके सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, समान होती है, उसे समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब कहीं पर भी यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक कोई भी बिंदु ले रहे हैं एक स्पेस में, और हर एक जगह हमको क्या देखने को मिल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान सेम ही देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं समान चुंबकीय क्षेत्र। असमान जस्ट इसके विपरीत कि यहाँ पर कुछ और है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर कुछ और है, और यहाँ पर कुछ और है, और यहाँ पे कुछ और है। इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र। अब परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि मान लो कि हम पहले कुछ देर बोले कि पहला कि समान चुंबकीय क्षेत्रफल है, चाहो तब यहाँ पर समान एक ही मतलब सब जगह क्या है, समान चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अब ये थोड़ा टाइम के बाद, टाइम के साथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। टाइम के साथ मतलब पूरे जगह का चुंबकीय क्षेत्र दूसरा हो जाएगा। मान लो कि अभी 10 है तो 2 सेकंड के बाद यहाँ पे हो सकता है 12 हो जाए पूरे जगह पर, तो उसको हम लोग परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जो टाइम के साथ नहीं बदलता है उसको हम लोग अपरिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये 4 प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र का अर्धरोपण का सिद्धांत का पालन करना। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्धरोपण का सिद्धांत का मतलब होता है कि एक साथ अगर बहुत सारा धारा प्रवाहित हो रहा है तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का योग कैसे निकालेंगे, तो उसका सदिश योग करते हैं। मान लो कि एक तार ऐसे जा रहा है जिसमें धारा I1 जा रहा है, एक तार ऐसे जा रहा है जिसमें धारा I2 जा रहा है, एक तार ऐसे जा रहा है जिसमें धारा I3 जा रहा है। अब बोल देगा किसी एक बिंदु पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा I1 के भी वजह से होगा तो उसको B1 लिख सकते हैं, इसका I2 की वजह से भी होगा तो इसको B2 लिख सकते हैं, I3 की वजह से होगा B3 लिख सकते हैं। तो अर्धरोपण का सिद्धांत का मतलब क्या है, इसको सदिश फॉर्म में लिख सकते हैं, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। तो इस प्रकार से हम लोग सदिश फॉर्म के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। विद्युत धाराएं अथवा गतिमान आवेश
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये हम लोग पहले भी थोड़ा चर्चा कर चुके हैं। जो स्थिर आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब वही आवेश धारा प्रवाहित करने लगता है या गतिमान हो जाता है तब ये क्या करने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अगर देखो जब भी आवेश गति करता है तो आवेश गति करता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्थिर आवेश ही चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और गति भी करेगा फिर भी क्या करेगा, वो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन जब स्थिर रहेगा तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। अब यहाँ पढ़ना है हम लोग को बायो-सावर्ट नियम, बायो-सावर्ट नियम के अध्ययन करना है। तो एक बिंदु पर धारा I के कारण, मान लो कोई एक बिंदु है जिसके धारा I के कारण लंबाई अयव ds, या तो इसको ds भी कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा, या dl भी लिखा हुआ मिलेगा, dl द्वारा चुंबकीय क्षेत्र db होगा। इस डायग्राम को समझ लेते हैं। मान लो कि एक तार है जो कि तार से धारा जा रहा है इस प्रकार से। अब इस तार के वजह से, इस तार में जब धारा जा रहा है तो इस तार के वजह से इस बिंदु पर, बिंदु P पे हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो इस तार की वजह से अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये तार का इस बिंदु से दूरी हमेशा चेंज हो रहा है। अब हमेशा जब दूरी चेंज होगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र ये उत्पन्न करता है ये दूरी पर भी डिपेंड करता है। कुछ दूरी जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो दूरी हमेशा चेंज हो रहा है, तो हर एक वजह से, हर एक बिंदु के वजह से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे तार को एक साथ कंसीडर करके यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, तार को काट के छोटा सा पार्ट लेते हैं, और उसी पार्ट को हम लोग उस लेंथ को ds लिखते हैं, या हम लोग कहीं कहीं पर dl भी लिखते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा पार्ट ले लिए। अभी छोटे से तार का पार्ट जब लिए, जब यहाँ धारा प्रवाहित हो रहा है तो ये एक क्या हो गया, एक बिंदु की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इस दूरी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, r कैप, यूनिट वेक्टर कैप। ये इसके बीच की दूरी क्या है, r है, इसके बीच की दूरी r है। और ये जो बिंदु लिया गया है इस यहाँ से, तो ये जो बिंदु लिया गया है इस तार पर जब हम लोग स्पष्ट रेखा ड्रॉ करेंगे, इससे एंगल देखेंगे तो इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तब इस P बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कितना होता है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले धारा पे, धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहाँ पर dv क्यों लिखा गया है, इसलिए कि हम लोग सिर्फ किस लेंथ पर दिख रहे हैं, ds लेंथ पर देख रहे हैं, स्मॉल लेंथ के लिए। इसीलिए जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा सिर्फ स्मॉल लेंथ के लिए आएगा, इसीलिए इसको हम लोग db नाम दे रहे हैं। अगर पूरा लेंथ के लिए निकालेंगे तो उसको b लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है I का, इसलिए कि I जितना ज़्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ज़्यादा होगा। ये dl लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना भी चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। थीटा पर भी डिपेंड करता है कि अगर साइन थीटा का मान ज़्यादा होगा तो dB का भी मान ज़्यादा होगा। सिर्फ ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, r के, मतलब 1/r² के। इसलिए कि दूरी बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। अगर ये तार है और चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर निकालते हैं तो उसका कुछ और मान होगा, लेकिन इसका और दूर चले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घट जाएगा। मतलब दूरी को बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। इसीलिए यहाँ से फार्मूला निकल के आता है कि ये तीनों के तीनों समानुपाती है, मतलब तीनों के तीनों कहाँ पे रहेगा, ऊपर में, और ये व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए कहाँ पे रहेगा, नीचे में। और ये जो यहाँ पे एक आता है ये अचर आता है, स्थिरांक आता है μ0/4π, dB बराबर μ0/4π IDS × sin θ/r²। इस प्रकार से ये dB का मान निकाल सकते हैं। ये जो लॉ होता है किसके लॉ बोलते हैं, बायो-सावर्ट नियम, इसको हम लोग बायो-सावर्ट नियम कहते हैं। तो अगर हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, IDS sin θ।
इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि ये एक साथ में है। हम लोग पढ़ते हैं कि ए बी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी सदिश गुणन। दो टाइप का गुणन पढ़ते हैं, अदिश गुणन और सदिश गुणन। जो ए बी कॉस थीटा रहता है ये अदिश गुणन होता है, जो कि हम लोग लिखते हैं ए डॉट बी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ए की जगह पर क्या है आई है, बी की जगह पर क्या है डी एस है। हम लोग इस फार्मूला को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई क्रॉस डी एस, थीटा हटा सकते हैं बटे आर स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम लोग आई क्रॉस डी एस ऐड कर सकते हैं इसके अनुसार। तो यहाँ से ये फार्मूला निकल के आया डी बी बराबर म्यू नॉट आई डी एस क्रॉस, सॉरी यहाँ पर आर कैप लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एस साइन थीटा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आर का क्यू ले लो गुने, ऐसे लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग पता है कि आर कैप का जो मान होता है वो आर कैप का मान क्या होता है पहले ही बता चुके हैं। आर कैप का मान होता है वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ पे जो ये दिशा को इंडिकेट करता है, दिशा को हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं आर कैप के फॉर्म में। तो आर कैप दिखाने के लिए ऊपर में भी क्या लेना पड़ेगा आर, नीचे में भी सदिश का आर। तो अब यहाँ पे अगर आर के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो इसका आर के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एस क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनली ये फार्मूला याद रखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में याद रखें। तो इस प्रकार से ये फार्मूला इंपॉर्टेंस होता है डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एस साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला इंपॉर्टेंस होता है। अगर साइन थीटा का मान थीटा के मान अगर 90 डिग्री रहेगा तो ये फार्मूला यहाँ से साइन 90 कितना हो जाता है 1, यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा। बाकी यही फार्मूला याद रखना है। अब जो परिणाम निकला डीबी का परिणाम किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पर फिर से दोबारा लिखा हुआ है कि आर स्क्वायर क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके डीबी का, जहाँ आर डी एस से पी दूरी पर स्थित होता है। जो आर क्या होता है एक दूरी है जिस बिंदु पे हम लोग क्या निकाले विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले। तो धारा तथा लंबाई अयव डीएस के परिणाम डीएस के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो ये हम लोग देखें कि इसका समानुपाती होता है या उसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही चीज़ को रिपीट किया हुआ है। और थीटा भी क्या होता है साइन थीटा भी अनुक्रमानुपाती होता है। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है तो डीएल और आर के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा साइन थीटा। यहाँ पर जो थीटा यहाँ पे आता है यहाँ पर भी देख सकते हैं डीएल, तो डीएल और आर, ये आर कैप हो गया तो आर और डीएल, डीएल का दिशा कैसा है इधर है, दोनों के बीच के एंगल को ही हम लोग थीटा कहते हैं। वही यहाँ पर देख चुका है कि अगर थीटा बराबर 0 होगा तब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा मिनिमम, मतलब 0 हो जाएगा। और जब थीटा का मान 90 डिग्री हो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम होता है तब थीटा का मान 0 होगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जब इस फार्मूला के अंदर, अगर इस फार्मूला के अंदर हम लोग थीटा का मान 0 रख दो, साइन 0 कितना हो जाता है। अगर इस फार्मूला के अंदर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एस साइन थीटा 0 का मान कितना होता है 0 का मान 0 हो जाता है तो पूरा 0 होके ये गुना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये पूरी तरह साइन थीटा पर 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये जो डीबी का मान मिनिमम होता है बी मिनिमम कब, जब थीटा बराबर क्या होता है जब थीटा बराबर 0 होता है तब। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो इसका मान क्या होगा मैक्सिमम होता है अधिकतम सबसे। अब इसके ऊपर कुछ टिप्पणी दिया हुआ है कि बायो-सावर्ट नियम किसी बिंदु पर पृथक धारा तत्व के लिए चुंबकीय क्षेत्र देता है। तो यही है कि पृथक धारा अगर कोई जा रहा है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये देता है, परंतु ऐसा पृथक धारा अयव उपस्थित नहीं हो सकता है जैसे कि पृथक बेचुंबकीय आवेश हो सकता है। ये चुंबकीय
विद्युत आवेश जैसे उपस्थित हो सकता है पृथक अलग अलग, ऐसे हम लोग को क्या बोल सकते हैं कि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ऐसे पृथक करके हम लोग नहीं बता सकते हैं। धारा तत्व विस्तारित धारा वितरण का भाग होना चाहिए, क्योंकि हमेशा आवेशों को प्रवाह के लिए पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है। तो देखो ऐसे कहीं ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसे तार ऐसे लगा देंगे तो इससे आवेश प्रवाहित नहीं होता है। आवेश तभी प्रवाहित होगा जब एक परिपथ तैयार करेंगे। परिपथ का मतलब कि एक बैटरी से जोड़ेंगे, फिर यहाँ बीच में कुछ इक्विपमेंट लगाएंगे, मतलब सामान लगाएंगे, बॉल लगाएंगे, तब ये परिपथ तैयार होगा, तब इसमें धारा जाएगा, तब इस धारा के जाने की वजह से इसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे तार ऐसे लिख दिए, तार दिखा दिया, तार के चारों तरफ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। धारा जब इसमें प्रवाहित होगा तभी जाएगा। धारा प्रवाहित कैसे होगा, जब एक परिपथ बनेगा तब। अनंत प्रकार के धारा द्वारा किसी बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र तो कोई ऐसा तार है जो कि अनंत तक क्या हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। कोई तार में ये अनंत तक धारा प्रवाहित होते जा रहा है, मतलब तार की लंबाई हम लोग फिक्स नहीं कर पा रहे, तब उस केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग इतना दिखाते हैं इंटीग्रेशन के रूप में। जब कोई धारा में, कहने का मतलब कोई तार है, लेकिन तार में जब धारा जा रहा है ऐसे अनंत तक, बहुत दूर तक, तब उस केस में हम लोग इसका जब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं तो इंटीग्रेशन ले लेता है। तो जैसे कि हम लोग डीबी लिखे थे, डीबी का इंटीग्रेशन जब इसको पूरी तरह से इंटीग्रेट करते हैं, मतलब सबके लिए, पूरा तार के लिए, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, इसलिए यहाँ पर बी बराबर लिखा गया है। बाकी इसमें ये सब अचर होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ये अचर होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है ये सब टर्म। बायो-सावर्ट नियम निर्वात में प्रवाहित आवेशों के मुक्त धारा के लिए मान्य होता है। तो निर्वात में मुक्त धारा, जो निर्वात का मतलब होता है कहीं पर जहाँ पे वायु नहीं होता है, तो वहाँ पे युमुक्त धारा के लिए मान्य माना जाता है, मतलब ये इसका मान्य होता है। जैसे कि टेलीविजन सेट के इलेक्ट्रॉन किरण, टेलीविजन सेट जो होता है, टेलीविजन का इलेक्ट्रॉन किरण आता है तभी जाके हम लोग टेलीविजन पे कुछ देख पाते हैं। यहाँ डीएस निर्वात के छोटे खंड की लंबाई अवयव को दर्शाता है जिसमें आवेश प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर डीएस के बारे में तो पहले ही बता दिया है कि डीएस का एक छोटा सा स्मॉल लंबाई होता है और कुछ नहीं होता है। कुछ ग्राफों का स्टडी यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो विभिन्न मापदंडों के साथ चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम में परिवर्तन अन्य मापदंडों के स्थिर रखकर, क्योंकि एक समान पर एक मापदंड परिवर्तित होता है। तो अलग अलग हम लोग मापदंड था, उसमें कुछ चीज़ों को हम लोग क्या करना है, स्थिर रखना है, और कुछ चीज़ों को परिवर्तित करना है, और तब देखना है कैसे वो वेरी करता है। तो पहले सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला इसको याद रखना होगा कि डीबी बराबर फार्मूला क्या होता है। तो डीबी बराबर फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एस आई डी एस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो सबसे पहला ग्राफ जो दिया हुआ है, ये सिर्फ आई और डी बी को, आई और डी बी को छोड़कर बाकी सब के सब क्या है, स्थिर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये भी चेंज नहीं हो रहा है और ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तब ये हम देख सकते हैं डीबी क्या है, समानुपाती है आई के। डीबी क्या है, समानुपाती है आई के। जैसे कि हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ कैसे होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो इसका हम लोग ऑरिजिन से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं मूल्य बिंदु से। वैसे यहाँ पर आई और डीबी क्या है, समानुपाती होता है। इसका ग्राफ सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सीधा रेखा, ठीक है, सरल रेखा। वैसे ही जब बाकी सब को अचर मान के, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, खाली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, डीएस और डीबी। तो डीएस और डीबी भी क्या है, समानुपाती है, तो ये भी क्या होगा, ऐसे सीधा लाइन नहीं हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ग्राफ किसका दिया है, बी और 1/r के। कहने का मतलब यहाँ पर अगर आर स्क्वायर दिया रहता तब ऐसा ग्राफ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसको इस प्रकार से दिया है, डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ds आई डी एस साइन थीटा आई डी एस साइन थीटा इंटू 1/r स्क्वायर।
अब यहाँ पर 1/r² कोई पूछेगा dB का क्या होगा, समानुपाती होगा। लेकिन कोई पूछेगा कि r dB का क्या है, तो r व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/r² क्या है, समानुपाती होता है। तो एक बार एक साथ लेंगे इसको, तो 1/r² समानुपाती होगा, लेकिन r क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ 1/r² है, इसलिए ये भी क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है, इसलिए ये सीधा लाइन इसमें ग्राफ होगा। सेम ऐसे ही है, अब यहाँ पर b और r के बीच में दिया था, अब यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, इसलिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम लोग देखें यहाँ पर थीटा और b में ग्राफ दे रहा है, हम लोग देखें कि जब थीटा का मान 0 होता है तो b का मान भी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब थीटा का मान 90 डिग्री पहुँचता है तो b का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, सबसे ज़्यादा b का मान यहाँ पे है। जब फिर से 90 डिग्री से बढ़ना शुरू करेंगे थीटा का मान, तो फिर से क्या होगा, 0 होने लगता है, जाकर फिर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसलिए कि साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो साइन 180 डिग्री पर फिर क्या हो जाएगा, जाकर 0 हो जाएगा बी का मान। तो बी का मान पहले 0 से बढ़ना शुरू हुआ, 90 पर जाकर अधिकतम हुआ, फिर अधिकतम होने के बाद फिर 180 पर जाकर फिर से 0 हो गए। इस प्रकार से वेरिएशन दिया हुआ किसके, बी और थीटा के बीच में ये ग्राफ दिया हुआ है। इस प्रकार तीनों के बीच, मतलब सबका बीच का ग्राफ दे दिया है, बी और आई के, बी और ds और बी और 1/r² के, बी और r के बीच। यहाँ पर देख सकते हो ये व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे r का मान इतना है और b का मान इतना है, लेकिन थोड़ा सा r बढ़ा देते हैं, r बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आएंगे, तो r बढ़ाने से यहाँ पे b क्या हो रहा है, b घट जा रहा है। तो r बढ़ाने से क्या हो रहा है, b घट रहा है। यहाँ पे r का मान बढ़ा रहे थे, b का मान घट रहा है, मतलब क्या दिखा रहा है, व्युत्क्रमानुपाती दिखा रहा है। इस प्रकार से ग्राफ है सभी के बीच में। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसका नोट्स भी मिल जाएगा, सबको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ओके।